ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों, अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाना बाकी है। ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों, अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाना बाकी है, क्योंकि इंग्लिश कोर का पेपर अभी बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर अब सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इंग्लिश कोर का सेट 4 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो अभी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मॉडल सेट को समझिए दोस्तों, आज आप लोग इंग्लिश कोर का पेपर का एग्जाम दे रहे हैं। इस मॉडल पेपर को समझिए, आज आप लोग इंग्लिश कोर का पेपर एग्जाम दे रहे हैं और आज ही आपका एग्जाम है। बस ऐसा सोचकर आप लोग मेरे द्वारा आंसर्स बताने से पहले खुद से आंसर्स देने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों का 40 में से कितना क्वेश्चंस का आंसर राइट हुआ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब लगातार इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, इस मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर डैश। रिश्तेदारों यानी रिलेटिव्स और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र कैसे पत्र होते हैं। ठीक है, ये जो लेटर्स होते हैं जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं वे कैसे टाइप के लेटर्स होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र, और ये इसका लैंग्वेज भी कैसा होता है दोस्तों, इनफॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए लेटर्स टू द एडिटर कैसे लेटर होते हैं, फॉर्मल होते हैं या फिर इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइएगा लेटर्स टू द एडिटर कैसे लेटर होते हैं, फॉर्मल होते हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड डैश। ठीक है, यानी नोट मेकिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नोट मेकिंग में, यह पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग सेंटेंसेस क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नोट मेकिंग में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नोट मेकिंग में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन सेंटेंसेस, याद रखिएगा। नोट मेकिंग में नोट्स सेंटेंस में नहीं लिखे जाते। ठीक है, चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइएगा सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन डैश। क्या बोले दोस्तों, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन डैश। ठीक है, सिंबल का यूज हम लोग बिना रोक टोक के कहां कर सकते हैं, ऑप्शन ए लेटर राइटिंग में, ऑप्शन बी पैराग्राफ राइटिंग में, ऑप्शन सी एसे राइटिंग में, या ऑप्शन डी नोट मेकिंग में। आप लोग फटाफट कमेंट बताइएगा सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन डैश। सिंबल का यूज हम लोग बिना रोक टोक के कहां कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश। ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश, एक औपचारिक पत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इन द प्रॉपर फॉर्मेट, एक उचित फॉर्मेट में। एकदम सही दोस्तों, एक फॉर्मल लेटर एक उचित फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी जिस टॉपिक पे ये लेटर लिखा गया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, आलतू फालतू बातें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन सी ग्रामेटिकली करेक्ट, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखिएगा दोस्तों तो आपका ग्रामर भी करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बताइए। एकदम सही, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, टू द पॉइंट रेलिवेंट होना चाहिए और साथ ही साथ ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। क्या है क्वेश्चन, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, ये पूछा गया है। चलिए फटाफट इसका कमेंट में आंसर दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, यानी सरल अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से क्या लिखा जाता है दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं दोस्तों, जो अपने दोस्तों को लिख सकते हैं, जो अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, मम्मी को लिख सकते हैं, पापा को लिख सकते हैं, भाई को लिख सकते हैं, अंकल को लिख सकते हैं, बहन को लिख सकते हैं। ऐसे टाइप्स के लेटर को हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, और इसका लैंग्वेज भी होता है इनफॉर्मल, याद रखिएगा। ठीक है, और फॉर्मल लेटर कैसा होता है दोस्तों, जैसे ऑफिशियल लेटर, लेटर्स टू द एडिटर, जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होता है, ठीक है, लेटर्स टू द एडिटर होता है, वो सारे लेटर्स कैसा होता है दोस्तों, वो होता है फॉर्मल लेटर, और उसमें लैंग्वेज भी फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, यानी रिपोर्ट राइटिंग में डैश लेखक का नाम बताती है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, बाई लाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई लाइन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बाईलाइन के बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों। बाईलाइन इज अ लाइन एट द टॉप ऑफ ए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आर्टिकल गिविंग द राइटर्स नेम। याद रखिएगा दोस्तों, बाईलाइन एक अखबार या मैगजीन के लेख के शीर्ष यानी टॉप पर एक लाइन होती है जिसमें लेखक का नाम लिखा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, लेखक का नाम टॉप में जो लिखा होता है उसी को बाईलाइन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुरेश ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। मान लीजिए आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लिखते हैं, सुरेश ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी आप सुरेश है और आप क्या है, एक स्टाफ रिपोर्टर है हिंदुस्तान टाइम्स के। बस इसी को बाईलाइन कहा जाता है। ठीक है, बाईलाइन मींस राइटर का नाम, लेखक का नाम। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, यानी नोटिस राइटिंग में इंस्टीट्यूशन यानी संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का नाम कहां रखा जाता है। नोटिस राइटिंग में किसी संस्था या संगठन का नाम कहां रखा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, एट द टॉप, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एट द टॉप होगा, ठीक है, यानी सबसे ऊपर यानी टॉप पर। ठीक है, चलिए नोटिस राइटिंग से बैक टू बैक एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स दीजिएगा, वो भी बिना ऑप्शंस के, यानी जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा दोस्तों आप सभी से वो बिना ऑप्शंस के होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं सेट 1 में, सेट 2 में और सेट 3 में। ठीक है, तो आप लोग बिना ऑप्शंस के डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, यानी मुख जुबानी, यानी मुंह में याद होना चाहिए, फटाक से आप आंसर्स को लिखिएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक। पहला क्वेश्चन आप लोग सुनिए अच्छे से, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट अपीयर्स इन डैश। क्या है क्वेश्चन, सुनिए अच्छे से, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट अपीयर्स इन डैश, सरकार द्वारा जारी नोटिस आमतौर पर कहां दिखाई देता है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट अपीयर्स इन डैश, सरकार द्वारा जारी नोटिस आमतौर पर कहां दिखाई देता है। यह था दोस्तों पहला क्वेश्चन नोटिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ डैश। फिर से सुनिए, नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ डैश, यानी नोटिस किसका एक औपचारिक साधन है। फटाफट इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि नोटिस किसका एक औपचारिक साधन है। नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ डैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, notices in schools and colleges contain certain announcement for dash। फिर से सुनिएगा, notices in schools and colleges contain certain announcement for dash। स्कूलों और कॉलेजों में नोटिस में किसके लिए कुछ निश्चित घोषणाएं होती है। फटाफट कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, What is the chief purpose of notice writing? नोटिस राइटिंग लिखने का मुख्य उद्देश्य यानी पर्पस क्या है। फटाफट इसका आंसर कमेंट बताइएगा कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग लिखने का मुख्य उद्देश्य यानी पर्पस क्या है, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नोटिस से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन यानी अभिवादन कहां रखा जाता है। ठीक है, फटाफट इन 5 क्वेश्चंस का परफेक्ट वे में आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में ये सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ठीक है, जो भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश कोर का। ठीक है, जितने भी रिलेटेड है टॉप 22 वीडियोस बना हुआ है, याद रखिएगा 22 वीडियोस का वो प्लेलिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। 2023 के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस वो सब है। ठीक है, प्लेलिस्ट विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, यू आर एन आई विटनेस टू ए रोड एक्सीडेंट। याद रखिएगा, यू आर एन आई विटनेस टू ए रोड एक्सीडेंट इन लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप एक सड़क दुर्घटना के चश्मदीद गवाह हैं जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ है। ठीक है, एज ए प्रेस रिपोर्टर ऑफ नेशनल हेराल्ड राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। नेशनल हेराल्ड के प्रेस रिपोर्टर के रूप में लगभग 100 से 125 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए सही शीर्षक यानी सही टाइटल, करेक्ट टाइटल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों,
फटाफट इसका करेक्ट टाइटल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में आप लोगों को अच्छे से बताया था कि जब भी इस तरह की क्वेश्चंस दिखे तो इसका करेक्ट टाइटल आप लोगों को क्वेश्चन से ही खोज निकालना है। तो इसका करेक्ट टाइटल आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों। ये जो एक्सीडेंट है ये एक रोड एक्सीडेंट, यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में ही ए रोड एक्सीडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए रोड एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना। ठीक है, ये रिपोर्ट का परफेक्ट टाइटल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 और सेट 4 को यानी टोटल को मिलाकर राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड टॉप 28 क्वेश्चंस को कवर कर लिया दोस्तों। ठीक है, यानी 28 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आप जो क्वेश्चन नंबर 40 यानी लास्ट तक आपके फ्लैमिंगो बुक और विस्टास बुक यानी 2 बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? Which country did France belong to? फ्रांस जो द लास्ट लेसन का एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है, एक स्टूडेंट है, वो किस देश से बिलोंग करता है, किस देश से है, ये पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है, FRA फ्रांस में भी है और फ्रांस में भी FRA है। इससे हम लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि द लास्ट लेसन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और उसका टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बस आप लोग कमेंट बताइएगा द लास्ट लेसन के लेखक कौन है। ठीक है, द लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इज योर स्कूल रेडी? Who asked this questions? क्या है क्वेश्चन? Is your school ready? Who asked this question? क्या आपका स्कूल बनकर तैयार है? यह सवाल किसने पूछा दोस्तों? ये पूछा है, किसने पूछा है, किसे पूछा नहीं, किसने पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहेब। ठीक है, किसने पूछा था? साहेब ने। और किससे पूछा था दोस्तों? एनिस जंग से। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग कमेंट बताइएगा साहेब का पूरा नाम, साहेब का पूरा नाम क्या था, उस नाम का मीनिंग क्या था यानी अर्थ क्या था, और साथ ही साथ बताइएगा साहेब का परिवार किस देश से उठकर आया था और अभी साहेब कहां रहता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पूछा आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम? क्या है क्वेश्चन? हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम? डगलस ने कितने साल की उम्र में स्विमिंग सीखने का फैसला किया था? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डगलस है वो कितने साल की उम्र में स्विमिंग यानी तैरने सीखने का फैसला लिया या फैसला किया, यह आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा 10 और 11 इयर्स। ठीक है, जब वह 10 और 11 साल का था तब उन्होंने डिसाइड किया था स्विमिंग सीखने के लिए। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइए डगलस कितने साल का था जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया बीच लेकर गए थे। ठीक है, बताइए फटाफट कि डगलस कितने साल का था जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया बीच लेकर गए थे। फटाफट कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द एसे? विच फियर यानी किस डर के बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है, ये जो एसे है इसमें डगलस के किस डर के बारे में बात किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। फियर ऑफ वाटर यानी पानी के प्रति डर के बारे में इस स्टोरी में बताया गया। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। डीप वाटर विलियम ओ डगलस के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक अंश है। ठीक है, ये जो डीप वाटर है कहां से लिया गया है? विलियम ओ डगलस के ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा से लिया गया है। आप लोग बस उस आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था। ठीक है, उस आत्मकथा का नाम क्या था जिससे डीप वाटर लिया गया है। ठीक है, चलिए फटाफट उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टॉलन फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर?
हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टॉलन फ्रॉम द ओल्ड क्राफ्टर। पैडलर ने ओल्ड क्राफ्टर से कितने पैसे चुराए थे, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी 30 क्रोनर्स। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा ये ओल्ड क्राफ्टर है वो क्या बेचकर 30 क्रोनर्स कमाए थे। ठीक है, बताइए आप लोग कि ये जो ओल्ड क्राफ्टर है वो क्या बेचकर 30 क्रोनर्स कमाए थे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स। गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स यानी ब्रिटिश जमींदारों से किसानों को कितना प्रतिशत भुगतान करने को कहा था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो गांधी जी है इंडिगो प्लांटर्स से कितना प्रतिशत भुगतान करने को कहा था फार्मर्स से। ठीक है, यानी इसका आंसर तो फटाफट बताइएगा। ठीक है, एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स से 50% डिमांड किया था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। इंडिगो प्लांटर्स यानी ब्रिटिश जमींदारों ने कितना प्रतिशत भुगतान करने की पेशकश की। ठीक है, महात्मा गांधी ने तो इंडिगो प्लांटर्स है उनसे 50% डिमांड किया था रिफंड करने को, लेकिन ये जो आपके जाके जो प्लांटर्स है इंडिगो प्लांटर्स वे लोग कितना प्रतिशत भुगतान करने के लिए रेडी हुए, ये आपसे पूछा गया। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? वेयर इज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड। ये जो जेमिनी स्टूडियो है वो कहां स्थित है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चेन्नई होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चेन्नई। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइएगा ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये कब सेटअप किया गया था, यानी कब बनाया गया था। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइएगा। 1910 में यानी 1910 में, 1920 में, 1930 में या 1940 में। ठीक है, जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये कब सेटअप किया गया था और इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जेमिनी स्टूडियो को सेटअप कब किया गया था। ये तो था आपका कहां, चेन्नई में, लेकिन ये कब बनाया गया था मैंने ये पूछा आप लोगों से। और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वे कौन थे, आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियो। क्या है क्वेश्चन? व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय की उम्र यानी एज कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय की उम्र क्या थी। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 40 ईयर्स। कितना हो रहा था दोस्तों उनका एज? 40 ईयर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हु रॉट द नेम ऑफ द रोज। ये जो नॉवल है जिनका नाम है द नेम ऑफ द रोज, ये किसने लिखा है, ये पूछा गया है। ये जो नाम देख रहे दोस्तों द नेम ऑफ द रोज, ये एक नॉवल का नाम है, तो ये नॉवलिस्ट का नाम पूछा गया है, यानी इस नॉवल को किसने लिखा है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए फटाफट इसका आंसर लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए अम्बर्टो इको। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? अम्बर्टो इको ये नॉवल लिखा है। नॉवल का नाम क्या है? द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, ये जो नॉवल है दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल नॉवल है। जब ये पब्लिश हो रही थी ना दोस्तों, अमेरिकन पब्लिशर्स को लग रहा था कि 3000 कॉपीज भी से ज्यादा नहीं बिकेगी। याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना बेचाएगा दोस्तों? 3000 कॉपीज। ठीक है, यानी 3000 कॉपीज बेचाएगा, लेकिन खाली अमेरिका में ही 2 या 3 मिलियन, याद रखिएगा 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो याद रखिए दोस्तों 2 से 3 मिलियन खाली अमेरिका में बिकी, यानी 20 से 30 लाख कॉपी खाली अमेरिका में सोल्ड हुआ। और बाकी पूरी दुनिया में ये बिका कितना दोस्तों? 10 to 15 मिलियंस। याद रखिएगा दोस्तों, पूरी दुनिया में 10 से 15 मिलियंस बिकी और खाली अमेरिका में कितना बिका दोस्तों? याद रखिएगा 2 से 3 मिलियंस। याद रखिएगा, जबकि पब्लिशर्स को क्या लग रहा था कि 3000 कॉपी से भी ज्यादा नहीं बिकेगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल नॉवल है और इसके नॉवलिस्ट का नाम है अम्बर्टो इको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? What does Jancy advise Sophie to be? What does Jancy advise Sophie to be? Jancy सोफी को क्या बनने की सलाह देती है, ये पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, सेंसिबल एंड रियलिस्टिक।
ठीक है, कैसे बनने को कहा दोस्तों? समझदार और यथार्थवादी यानी सेंसिबल और रियलिस्टिक बनने को सलाह देती है। ठीक है, कौन? ये जो जेंसी है वो सोफी को क्या बनने की सलाह देती है? सेंसिबल और रियलिस्टिक, क्योंकि आपको सभी को पता है ये जो जेंसी है वो एक रियलिस्टिक लड़की है, एक यथार्थवादी लड़की है, एक सेंसिबल लड़की है। ठीक है, जबकि इसका विपरीत है आपका कौन? सोफी। सोफी किस टाइप की लड़की है दोस्तों? सोफी एक डे ड्रीमर लड़की है, दिन में ही सपना देखने वाली लड़की है, बुटीक खोलने का सपना देखती है, फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है। ठीक है, यानी बहुत ही बड़ा बड़ा सपना देखती है जो उनके पहुंच से बाहर है। और इन दोनों को लास्ट में कहां काम करने जाना है दोस्तों? बिस्किट फैक्ट्री में। ठीक है, इसलिए जो एजेंसी है वो सोफी को क्या बनने को कहती है? समझदार बनो, थोड़ा सा सेंसिबल बनो और थोड़ा सा रियलिस्टिक बनो। ठीक है, चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइएगा सोफी के एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर का नाम क्या था? सोफी के बड़े भाई और छोटे भाई का नाम क्या था? फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देख सकते हो दोस्तों एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 20। क्या है क्वेश्चन? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 20। दिए गए पंक्ति को पढ़िए और 18 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पॉइंट से 4-5 लाइन उठा के आपको दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक लाइन को हम लोग समझते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। फर्स्ट लाइन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। अच्छे से लाइन को पढ़िए तभी इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाइएगा। ठीक है, यानी 18 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं लाइन से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी एक जो सुंदरता भरी चीज है वो अनंत रूप से आनंददायी है, एक जॉय है जो हमेशा खुशी प्रदान करती है। ठीक है, जैसे दोस्तों ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो पोएम में ए थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया द सन को, द मून को, ट्रीज ओल्ड एंड यंग को, डैफोडिल फ्लावर्स को, फंस को, लता को। ये सारे जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमेशा जॉय देता है, हमेशा खुशी प्रदान करता है। चलिए आगे का लाइन देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है, कभी भी घटती नहीं है। याद रखिएगा, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है उसकी खूबसूरती हमेशा, उसकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। क्या लाइन लिखा गया दोस्तों? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी बेकार नहीं होती, कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है, यानी इसकी वैल्यू कभी भी घटती नहीं है। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। लेकिन यह हमें एक शांत लता मंडप प्रदान करती है। दोस्तों ये जो बोअर है हमें एक शांत लता मंडप प्रदान करती है और यह मधुर सपनों से भरी, स्वास्थ्य और शांत श्वसन से भरी नींद प्रदान करती है। कौन दोस्तों? ये जो बोअर है, ये जो बोअर है हम लोगों को बहुत ही सुंदर नींद प्रदान करती है। बोअर किसे कहते हैं दोस्तों? जो पेड़ है उनके नीचे का जो स्थान है, छायादार पेड़ के नीचे जो स्थान है दोस्तों उसे बोअर कहते हैं। ये जो बोअर है हमें क्या प्रदान करती है? ये बहुत ही सुंदर स्लीप यानी नींद प्रदान करती है, स्वीट ड्रीम्स प्रदान करती है, हेल्थ प्रदान करती है और क्वाइट ब्रीथिंग प्रदान करती है। ठीक है, ये था दोस्तों लाइन। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्सट्रैक्ट है आपके फ्लैमिंगो बुक से पोएट्री सेक्शन के पोएम 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, जिनके कवि का नाम है, जिनके पोएट का नाम है दोस्तों जॉन कीट्स, जो बहुत ही रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, तो चलिए अब बैक टू बैक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता भरी चीज हमेशा के लिए आनंददायी कैसे है, यह पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है उसका जो ब्यूटी है हमेशा इंक्रीजिंग होता है, उसकी खूबसूरती हमेशा इंक्रीज करती है, हमेशा बढ़ती रहती है। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, इट इज ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, ये किसका कंस्टेंट सोर्स है दोस्तों? जॉय का, यानी खुशी का कंस्टेंट सोर्स है। तीसरा देख सकते हैं ऑप्शन सी में, इट नेवर फेड्स, ये कभी भी फीका नहीं पड़ता, इसका वैल्यू भी कभी ज्यादा घटता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग समझ सकते हैं क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्वेश्चन में क्या है? व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्या कभी बेकार नहीं होता है, यानी किसका वैल्यू कभी भी नहीं घटता है। तो याद रखिएगा, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो है कभी भी वैल्यू नहीं घटता है, कभी भी वो नथिंगनेस में नहीं पहुंचता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए
इस लाइंस के लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट डज ए बोअर प्रोवाइड फॉर अस। ये जो बोअर है दोस्तों हमें क्या प्रदान करती है, ये पूछा गया है। तो बोअर जो होता है दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया, ये बोअर किसे कहते हैं दोस्तों, कल ही सब्जेक्टिव टाइप वीडियो में मैंने बताया था कि बोअर किसे कहते हैं, एक पेड़, एक छायादार पेड़ के नीचे वाले जो स्थान है दोस्तों, शांत स्थान होता है, वो बहुत ही अच्छा स्थान होता है। ठीक है, उसी को बोअर कहते हैं। तो जो बोअर होता है दोस्तों वह हमें गुड हेल्थ प्रदान करता है, साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है, अच्छा नींद प्रदान करता है, सपनों से भरी, ठीक है, और ऑप्शन सी पीसफुल ब्रीथिंग भी प्रदान करता है। यानी दैट मींस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर डैश। ये जो क्वेश्चन है माय मदर एट 66 से पूछा गया है, जो मैं बहुत अच्छे से समझाया भी है, उसका भी क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर डैश, ये जो कवित्री कमला दास है कहां से गाड़ी चला रही है। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, पेरेंट्स होम से, अपने मम्मी पापा के घर से वो गाड़ी चला रही है। जब भी फ्रॉम दिखाई दे तो याद रखिएगा कहां से, तो जहां से वो स्टार्ट कर रही है वहां से, यानी पेरेंट्स होम से स्टार्ट की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम के जगह अगर आपसे टू पूछ दिया जाता तो क्या करते हैं, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग टू, तो इसका आंसर आप लोग क्या देते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तब तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। चूहे की आंखों वाला कागज जैसे दिखने वाला ये जो लड़का है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए कंपेयर ही कर दिया कागज से। कागज कैसा होता है दोस्तों, बहुत ही कमजोर होता है, फाड़िएगा तो फाड़ जाएगा, उड़ाइएगा तो उड़ जाएगा। ठीक है, कागज उसी को ना बोलते हैं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका अर्थ सीधा सीधी है दोस्तों ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वीक लीन एंड थीन बॉय, कमजोर दुबला और पतला लड़का को यहां पर कहा गया है पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए क्या करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सुंदरता की जो चीज होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए क्या करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक हम लोग ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन ए गिव्स होप, यानी आशा देती है, एकदम सही। ऑप्शन बी देख सकते हैं, रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, जो सुंदरता भरी चीज होती है दोस्तों वे हमारे दर्द को और हमारे पीड़ा को, यानी पेन और सफरिंग को क्या करती है दोस्तों, रिमूव कर देती है, यानी हटा देती है। ऑप्शन सी देख सकते हैं दोस्तों, गिव्स हैप्पीनेस, यानी खुशी प्रदान करती है, हैप्पीनेस प्रदान करती है। तो हमको तो लगा क्या ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, लगा क्या 100% सही होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का क्या हुआ, ऑप्शन डी आप लोग टिक किए थे, आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें आशा भी देती है, हमारे जो दुख और दर्द को उसको रिमूव करती है, हटाती है, हमें खुशी प्रदान करती है। दैट मींस ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। कविता में रोड साइड स्टैंड क्या है। ठीक है, कविता का नाम भी ए रोड साइड स्टैंड है, लेकिन ए रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए शेड आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस, सड़क के किनारे पुराने घर के बाहर एक शेड या ढाबा को क्या कहा गया दोस्तों, ए रोड साइड स्टैंड कहा गया। ठीक है, यानी घर के बाहर एक चाला खोलकर एक बनाया गया दोस्तों, ढाबा बनाया गया जिसे ए रोड साइड स्टैंड कहते हैं। ठीक है, एक पुराने घर के बाहर को थोड़ा सा बढ़ा करके उसके ऊपर शेड यानी चाला लगाकर एक ढाबा बनाया गया जिसे क्या कहा गया दोस्तों, ए रोड साइड स्टैंड कहा गया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ए रोड साइड स्टैंड पोएम के पोएट का नाम क्या है। ठीक है, फटाफट आप लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए
चलिए रोड साइड स्टैंड के पोएट का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन में 25 में क्या पूछा गया है। द वर्ड शिवालिक इन द पोएम अंट जेनिफर टाइगर्स मीन्स। अंट जेनिफर टाइगर्स में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का मीनिंग क्या है। ये जो आप लोग शिवालिक देख सकते हैं इसका अर्थ पूछा गया है। ठीक है, अंट जेनिफर टाइगर में ये वर्ड यूज हुआ है, इस वर्ड का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने कल सब्जेक्टिव टाइप में आपको अच्छे से समझाया था। एकदम सही सोचिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनरेबल एंड ब्रेव, सम्मानीय और बहादुर। ठीक है, ये जो अंट जेनिफर के टाइगर्स है वो क्या है दोस्तों, शिवालिक है। ठीक है, यानी ऑनरेबल है और ब्रेव है, यानी सम्मानीय है, और ब्रेव मींस बहादुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है। इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो। ये जो चार्ली है ये पिछले किस वर्ष में जाना चाहता है, क्योंकि ये जो चार्ली है ये स्कैपिश नेचर का है दोस्तों, यानी भागने वाला, पलायन करने वाला। ठीक है, क्योंकि इनको मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में उन्होंने पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये सब हो रहा है, यानी युद्ध हो रहा है, इनसिक्योरिटी वार, ये सब का जो भय का आतंक बना हुआ है, जिसके वजह से ये कहां विजिट करना चाहता है, किस वर्ल्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1894, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बस कमेंट में बताइएगा चार्ली का वाइफ का नाम बताइए, और चार्ली का एक साइक्लिस्ट फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन, चार्ली की पत्नी का नाम, चार्ली के जो वाइफ थी उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चार्ली का एक साइक्लिस्ट फ्रेंड था, एक मनोचिकित्सक दोस्त था, उनका नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में देख सकते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। ठीक है, एक तो आप लोग जान लीजिए यहां पर दो ही लेवल थे। ठीक है, तीसरा जो लेवल है वो इमेजिनरी है, यानी वो सोचा है, काल्पनिक है। ठीक है, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ओनली 2 लेवल्स थे, जो 3 लेवल है यानी थर्ड लेवल है वो चार्ली का दिमाग का उपज है। ठीक है, एक काल्पनिक सोच है। ठीक है, ऐसा था नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया है, जब चार्ली गया था कहां पे, थर्ड लेवल पर, जब इमेजिन करके वो गया था थर्ड लेवल पर यानी तीसरी मंजिल पर, तो उन्होंने जब देखा कि जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो किस चीज का बना हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो मेड ऑफ यानी किसका बना हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था, यानी मेड ऑफ वुड था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन 28 में, हाउ मेनी टाइगर्स डिड टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। यानी फादर इन लॉज यानी ससुर के राज्य में उन्होंने कितने बाघों को मारा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से ये स्टोरी समझाया था कुछ दिन पहले, उससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने बताया था कि विद इन 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर्स, 10 साल के अंदर में उन्होंने 70 बाघों को मारा था। ठीक है, अपने राज्य में उन्होंने कितने बाघों को मारा था, 70 टाइगर्स को। ठीक है, और उसका टारगेट कितना बाघ था दोस्तों, याद रखिएगा 100 टाइगर्स उनको मारना था, 100 बाघ, और अपने राज्य में 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया था। बस बचे थे 30 टाइगर्स मारने को, लेकिन उनके राज्य से टाइगर क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। तो उन्होंने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी किया जहां टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा हो, ना कि सालियों की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे राज्य की कन्या से शादी किया जहां पर क्या है दोस्तों, किसका पॉपुलेशन ज्यादा है, टाइगर का। ठीक है, तो अपने ससुर के घर में उन्होंने 29 टाइगर्स को मारा। कितना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फादर इन लॉ के जो किंगडम है, अपने ससुर के जो राज्य है, वहां पर उन्होंने कितने बाघों को मारा था, 29 टाइगर्स को। ठीक है, यानी अपने राज्य में 70 बाघ मारे थे, ससुर के राज्य में 29 टाइगर्स मारे थे, तो टोटल जो है कितना हो गया था, 99 टाइगर्स। कितने दोस्तों, 99 टाइगर्स, और दोनों के राज्य में खत्म हो गया, यानी अपने राज्य में तो बाघ विलुप्त हो ही गया था, ससुर के राज्य में भी विलुप्त हो गया। तो एक जो टाइगर है वो कहां से लाया गया था, आप लोग उस पार्क का नाम बताइए, और वो पार्क कहां है ये भी बताइएगा, और ये जो 100वां बाघ है वो किसने लाया था ये भी कमेंट में बताइएगा। क्या क्या दोस्तों, ये जो 100वां बाघ है किस पार्क से लाया गया था, उस पार्क का नाम बताइएगा, और ये पार्क कहां पे है ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा, और किसने मैनेज किया था ये 100वां बाघ ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ
होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, यानी कौन चाहता था कि बाघ के शव के ऊपर बंदूक पकड़े और खड़े होकर अपनी तस्वीरें खींचे, ठीक है, क्योंकि ये जब टाइगर हंटिंग करने के लिए आया था तो इनको मना कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इनके राज्य में, द टाइगर किंग के राज्य में बाघ का शिकार करना मना है, सिर्फ खुद कर सकता है, यानी राजा खुद शिकार करेगा, बाकी कोई एक पत्थर भी मारेगा तो उसका सारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। ये जो कौन है दोस्तों, जो चाहता तो था, बाघ मारने आया था लेकिन वो मारने नहीं देता, तो लास्ट में बोलता है चलो कोई बात नहीं, नहीं देगा तो नहीं देगा, एक फोटो तो ले सकते हैं, लेकिन इनको फोटो भी लेने मना किया गया। लेकिन यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन फोटो लेना चाहता था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, एकदम सही सोचिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द दुराई। द दुराई जो है वो चाहते थे कि जो बाघ है, जो बाघ के जो शव है उनके लाश के ऊपर खड़े होकर बंदूक तानकर फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन ये भी शौक उनका पूरा होने नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से द टाइगर किंग का जो किंगडम है, ये जो प्रतिबंधपुरम जो राज्य है वो संकट में आ जाता है, जिसके वजह से द दुराई जो है ये ब्रिटिश अफसर थे, उनके बीबी को ये जो राजा है द टाइगर किंग कितने डायमंड रिंग्स भेजते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने डायमंड रिंग्स भेजते हैं, और उन डायमंड रिंग्स का कीमत उस टाइम कितना हुआ करता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, हु एक्चुअली शूट एंड किल्ड दैट 100 टाइगर, वास्तव में 100वें बाघ को गोली मारकर किसने मारा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि जो द टाइगर किंग है ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बता देता हूं। द टाइगर किंग का जो शूट था दोस्तों, वो निशाना जो था वो मिस कर गया था, जिसके वजह से 100वां बाघ का जो थोड़ा सा टच करके वो निकल गया था और बाघ जो है बेहोश होकर गिर गया था, ठीक है, लेकिन इस बाघ को किसने मारा ये आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि लास्ट में इस बाघ को, 100वें बाघ को किसने मारा था। तो एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ए हंटर, यानी एक शिकारी ने शूट किया था लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन 31 में, फ्रॉम विच कंट्री वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन जो है वो किस देश से बिलोंग करते थे, किस देश से थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा, ठीक है, कनाडा से बिलोंग करते थे। जियोफ ग्रीन कहां से दोस्तों, कनाडा से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, कनाडा के जो जियोफ ग्रीन थे वो किस प्रोग्राम की, किस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है और इससे रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया है। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम सही सोचे दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम क्या था दोस्तों, इस कार्यक्रम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। इन Whose bedroom did डॉक्टर सदाव कैरी द wounded मैन, डॉक्टर सदाव जो थे वे wounded मैन को, यानी जख्मी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को किसके बेडरूम में ले गए थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर भी आपको द एनिमी चैप्टर अच्छे से समझाया है और टॉप रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी दिया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया है। फटाफट आप लोग बताइएगा कि ये जो डॉक्टर सदाव है इस घायल व्यक्ति को, इस वुंडेड मैन को किसके कमरे में लेके गया था, किसके बेडरूम में लेकर गया था। तो फटाफट बताइए, एकदम सही सोचिए दोस्तों, उनके पापा के कमरे में, यानी हिज फादर्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, ये जो वुंडेड जो है, जो जख्मी सिपाही है, वो द एनिमी चैप्टर के, द एनिमी कहानी के जो घायल सैनिक है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था ना, ये जो वुंडेड जख्मी जो सैनिक था उसके टोपी में कुछ ऐसा लिखा गया था, लिखा हुआ देखा था डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी है ना, ठीक है। तो उससे साफ साफ समझ गए थे ये जो सैनिक थे वो कहां से थे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बताइएगा, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यूएस नेवी। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी अमेरिकी नौसेना से ये संबंधित थे, ठीक है। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये जो अमेरिकी नौसेना जो था, ठीक है, यानी ये जो घायल जख्मी सिपाही था ये किस देश से बिलोंग करता था, ये तो मैंने बता दिया, कहां से, अमेरिका से। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा इनका नाम क्या था और उनका एज कितना था, ठीक है। जो
आपसे पूछे, आप लोग बस इतना बता दीजिएगा इस नौसैनिक का नाम क्या था और इनका उम्र क्या था। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तब तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं, हु लिव्ड इन लिटिल व्हाइट हाउस इन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी। शुड विजार्ड हिट मॉमी कहानी में लिटिल सा एक छोटा सा व्हाइट हाउस में कौन रहता था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, द विजार्ड, ये था दोस्तों जादूगर। ठीक है, जादूगर रहता था एक छोटे से व्हाइट हाउस में। ठीक है, लिटिल व्हाइट हाउस में कौन रहता था दोस्तों, द विजार्ड। ठीक है, यानी जादूगर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है, द कस्टम ऑफ जैक टेलिंग ए स्टोरी बिगन व्हेन जो वाज डैश। जैक द्वारा कहानी सुनाने की जो कस्टम थी यानी प्रथा थी, उसकी शुरुआत कब हुई, जब जो कितने साल की थी, यह पूछा गया है। यानी जैक द्वारा कहानी सुनाने की प्रथा की शुरुआत तब हुई जब जो डैश साल की थी, यानी कितने उम्र की थी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जब वह 2 साल की थी, कौन, जो जब 2 साल की थी तब से यह प्रथा चालू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप एक चीज बता दीजिए दोस्तों कि ये जो जैक है अपने टोटल स्टोरी में, जैक कौन है दोस्तों, जो के पापा। ठीक है, तो जो को हर रोज कहानी सुनाया करता था जैक। तो जैक की जितनी भी कहानी होती थी उसमें एक छोटा सा जीव होता था, एक स्मॉल क्रिएचर होता था। उस स्मॉल क्रिएचर का नाम क्या होता था, आप लोग बताइएगा। ठीक है, उस क्रिएचर का नाम क्या होता था, आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, हाउ डिड डैरी इंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। ये जो डैरी है मिस्टर लैम्प के गार्डन में यानी बगीचे में कैसे प्रवेश यानी एंट्री करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसका फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए ये जो मिस्टर लैम्प है अपना खिड़की तक खुला रखता था, दरवाजा खुला रखता था। ठीक है, तो फिर भी ये जो डेयरी है वो कैसे एंट्री लेता है मिस्टर लैम्प के गार्डन में, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, बगीचे के दीवार पर चढ़कर और कूदकर वो कहां प्रवेश किया था, मिस्टर लैम्प के गार्डन में। ठीक है, जबकि मिस्टर लैम्प का गार्डन क्या होता था, हमेशा ओपन रहता ताकि वहां पर सब कोई आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम्प्स गार्डन। ये जो डैरी है वो मिस्टर लैम्प के बगीचे में क्यों गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इन सर्च ऑफ लॉनली प्लेस। क्या हो जाएगा, इन सर्च ऑफ लॉनली प्लेस, एकांत जगह की तलाश में। क्योंकि ये जो डैरी है उनका आधा चेहरा जला हुआ था, ये लोगों के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखते थे जिनके वजह से वो सबसे मिलना पसंद नहीं करते थे। एक एकांत स्थान चाहता था जिसके वजह से ये कहां गया था दोस्तों, डेयरी जो मिस्टर लैम्प के वहां गया था, मिस्टर लैम्प के गार्डन में गया था। क्योंकि मिस्टर लैम्प के वहां कोई आता जाता नहीं है, इसलिए उसे लगा कि ये सबसे सुटेबल प्लेस है जहां मैं रह सकता हूं, जहां मुझे लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइएगा डेयरी का जो चेहरा था, ठीक है, आधा जो चेहरा था वो किस कारण जल गया था, किसके वजह से उसका आधा चेहरा जल गया था, ये बताइएगा। और साथ ही साथ बताइएगा मिस्टर लैम्प का एक पैर टीन का क्यों था। ठीक है, मिस्टर लैम्प का एक पैर टीन का क्यों था और डेयरी का आधा चेहरा किसकी वजह से जल गया था, यानी किस कारण से जल गया था, यह भी बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया, इवांस वाज पॉपुलरली नोन एज डैश। इवांस वाज पॉपुलरली नोन एज डैश। ये जो इवांस है ये लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाने जाते थे। तो किस नाम से फेमस था, किस नाम से जाने जाते थे, ये आप लोग को बताना है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इवांस द ब्रेक। ठीक है, इवांस द ब्रेक के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस थे, पॉपुलरली नॉन पर्सन थे। किस नाम से, इवांस द ब्रेक के नाम से। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइएगा इवांस कितनी बार जेल से भागा था जिसकी वजह से उन्हें इवांस द ब्रेक नाम से जाना गया। ठीक है, फटाफट आप लोग बताइएगा जेल से इवांस कितने बार भागा था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं, हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास। क्या है क्वेश्चन, हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास। बामा ने उच्च वर्ग के लोगों का सम्मान कैसे अर्जित किया। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, यानी हार्ड स्टडी करके और अपने कक्षा में
फर्स्ट पोजीशन लाकर यानी पहला स्थान प्राप्त करके इन्होंने बहुत सारे उच्च वर्ग के लोगों से क्या किया, दोस्ती किया, सम्मान हासिल किया, सम्मान अर्जित किया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है बामा के बड़े भाई ने उसे बताया था कि हम लोग जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज किसने बताया था बामा को? बामा के बड़े भाई ने बताया था कि हम लोग जो है, हम लोग का जो कम्युनिटी है वो लो कास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को ना ही सम्मान मिलता है ना ही कुछ मिलता है। ठीक है, अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान बनाना होगा, इसके वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा लोग जो है अपने काम के मतलब से हम लोग के पास आएंगे। ये सारा चीज जो है बामा के ऊपर असर पड़ा, अपने बड़े भाई के इन बातों का उनके ऊपर गहरा असर पड़ता है, जिसके वजह से बामा जो है बहुत ही ज्यादा स्टडी करता है, बहुत ही हार्ड स्टडी करता है और अपने कक्षा में वो प्रथम भी आती है। खूब मन लगाकर पढ़ती है और अपना कक्षा में हमेशा प्रथम आती है, जिसके वजह से इसका बहुत ही सारे दोस्त बन गए। ठीक है, तो ये था दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता दिया अच्छे से। आप लोग बस बता दीजिएगा ये बामा के जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था, बामा के एल्डर ब्रदर का नाम क्या था, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों ये था सेट 4 का टॉप 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जिसका आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था और डिमांड भी था। अगर आप लोग इसी तरह सेट 5 भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अनिमेश सर का वादा है बहुत ही जल्द आपको सेट 5 भी प्रोवाइड किया जाएगा, बशर्ते आप लोग कमेंट में अपना डिमांड को रखिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर यह सेशन आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्लीज शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।